जिस वर्ण व्यवस्था को भारतीय समाज में कार्य विभाजन के लिए शुरू किया गया था, वही वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जो कर्म पे आधारित थी ऋग्वेद काल में, वो उत्तर वैदिक काल में जाति या जन्म पर आधारित हो गई। जो समाज की उन्नयन के लिए जिस व्यवस्था को शुरू किया गया था, वह समाज के विखंडन के रूप में सामने आई और वहां से मामला स्टार्ट होते हुए और भीमराव अंबेडकर तक पहुंचा, जिनका जन्म दिवस है। और वो उनकी जो जयंती है वो इस रूप में सेलिब्रेट की जानी प्रस्तावित है। 135 कौन सी है? 135वीं होगी या सही हूं क्या? देख लो 1891 से 2026। एक 135वीं होगी। फिर ये भी सवाल आ सकता है आपके करंट में, करंट मार सकता है आपको अगर करंट अफेयर्स हैं तो, कि अंबेडकर साहब की 2026 में कौन सी जयंती मनाई गई। क्योंकि इस बार जो कार्यक्रम है वो 11 अप्रैल से लेके और 14 अप्रैल तक, जो ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक स्टार्ट है ना, तो वो देखने हैं आपको। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है और 14 अप्रैल को अंबेडकर का जन्मदिन है। और भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरक थे समाज सुधार में, वो ज्योतिबा फुले ही थे और कबीरदास थे और महात्मा बुद्ध थे। इसलिए जो हमारा सिनेरियो है वो कुछ यहां से ही चलता है कि कैसे शूद्र जो है उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित किया जाता है, साथ महिलाओं को भी किया जाता है, और सामाजिक समानता, न्यायिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता समानता जैसे मुद्दों पर हमारे 4 बड़े सुधारक हैं ये, जो अंबेडकर तक गए हैं और महात्मा बुद्ध से स्टार्ट हुए। 1907 में केशव कैलुष्कर नाम के अंबेडकर के जो गुरुजी थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र नाम से पुस्तक दी थी अंबेडकर को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका सामाजिक सरोकार से बहुत बेहतरीन समन्वय रहा था, मतलब समझ थी उनकी। इसलिए उनसे प्रभावित होकर उनके गुरुजी ने एक बुक दी थी पढ़ने के लिए, और अंबेडकर के पूरे जीवन पर महात्मा बुद्ध की छाप रही। और यही कारण था जब 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जो है उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था लाखों अनुयायियों के साथ में। यवल्ला नामक स्थान पर 1935 में अंबेडकर ने महात्मा गांधी को चेताया था कि अगर वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता का खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूं, लेकिन मेरी मृत्यु इस धर्म में नहीं होगी। और उसको उन्होंने साकार किया था बाद में। यह भी प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को क्यों चुना, तो महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक क्रांति के सरोकार के तौर पर नेतृत्व किया था। उत्तर वैदिक काल में जब हमने देखा, उपनिषद काल था या उससे पहले यजुर्वेद से स्टार्ट होता है, जहां पे यज्ञों की जटिलता थी, और उपनिषद दुर्बोध थे, और इन दोनों को पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत की आवश्यकता थी। तो यज्ञोपवीत से जो लोग वंचित हुए थे उसमें शूद्र और महिलाएं थी, सारे वर्णों की महिलाएं और शूद्र। उनके लिए आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कोई नाम नहीं है, इनका काम केवल सर्विस है, सेवा करना है, तीनों वर्णों की। सो दे हैड नॉट राइट टू परफॉर्म यजना एंड एनी अदर एजुकेशनल और सोशल कस्टम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो 6ठी सदी 1000 ईसा पूर्व से ये काम स्टार्ट होता है, हमारे रिकॉर्डेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें, और आज से वो लगभग 3000 साल पुरानी बात है। तो वो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर यहां से जो ट्रैक से आउट हुआ था, उसी सोशल स्ट्रक्चर के खिलाफ पहली बार महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता स्थापित करने, महिलाओं का उन्नयन करने, शूद्रों को बौद्ध संघ में लेने के लिए कार्य किया था। इसलिए
उन्होंने बौद्ध संघ में महिला और शूद्र दोनों को एंटर किया था। ये पहला सामाजिक समानता और धार्मिक समन्वय का कार्य था, एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता जिसको हम बोल सकते हैं, टॉलरेंस। उसके बाद कबीरदास, मध्यकाल के भक्ति संत, जो कहते थे कि साधु की जाति नहीं उसका ज्ञान देखना चाहिए, तलवार की ताकत और धार देखने से ये म्यान का मोल नहीं होता है। तो वही बात है, उसी को फिर आगे लेके गए ज्योतिबा फूले। 1847 में इंग्लिश माध्यम से अपनी शिक्षा पूर्ण करने, तालीम पूर्ण करने के बाद जब अपने एक मित्र के शादी में जाते हैं तो ज्योतिबा फूले का जो तिरस्कार होता है, जो उपेक्षा उनकी होती है, उसी दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि एजुकेशन वो रास्ता है जिससे सामाजिक समानता स्थापित की जा सकती है। दलितों उत्थान के कार्य, महिला उत्थान के कार्य, विधवाओं को रीसेटल करना, उनकी एजुकेशन के प्रोग्राम्स अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने शुरू किए थे। और इसके लिए 1848 में भारत का प्रथम भारतीय महिला विद्यालय जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा अपने घर में ही खोला गया और अपनी पत्नी को उन्होंने तालीम देना शुरू किया। एंड शी बिकम द फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया। और उन्हीं ज्योतिबा फूले के से प्रेरित होने वाले थे B.R. अम्बेडकर। तो ये एक मध्यकाल के बड़े संत कबीरदास, एक प्राचीन काल के बड़े समाज सुधारक महात्मा बुद्ध, और दो आधुनिक काल के सुधारक ज्योतिबा फूले और अम्बेडकर। आपने अमेरिका की क्रांति तो पढ़ ली होगी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई 1776 से स्टार्ट होता है। ये बात सामाजिक असमानता का मुद्दा केवल भारत का मुद्दा ही नहीं था। सामाजिक असमानता वर्णों के आधार पर भी थी तो लिंग के आधार पर भी थी। महिलाओं को भी बराबर मानने का कार्य मानव जगत ने किया नहीं है। और वह मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, जिसकी आजादी 1776 में होती है, जिसका संविधान 1787 में लिखा जाता है, जिसको लागू 1789 में किया जाता है, लेकिन अभी भी दास, महिला और अश्वेतों की आजादी बाकी थी। 1865 में दास प्रथा जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। यानी 1789 से लेकर और 1865 तक का सफर जो अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में हुआ था, दासों को आजादी मिली थी। उसके बाद 1870 के आसपास अश्वेत जो हैं उनको वोट कास्ट का राइट मिलता है। उसके बाद उनकी जो अश्वेत महिलाएं हैं उनको 1920 में 19th अमेंडमेंट से वोट कास्ट का अधिकार मिलता है। रोजा पार्क्स नाम सुना आपने? रोजा पार्क्स 1955 में जिस समय हमारे अस्पृश्यता निवारण कानून बना था, ह्यूमन राइट्स को जो एक तरीके से हमारे संविधान में अस्पृश्यता निवारण अस्पृश्यता निवारण के तहत अस्पृश्यता को दंडात्मक कानून के अंतर्गत लेने में 1955 में कानून पारित हुआ था ना। अरे आर्टिकल 17 जो है उसके अंदर अस्पृश्यता निवारण है संविधान में, और कानूनन तौर पर 1955 में अस्पृश्यता के आचरण पर दंड का प्रावधान होगा, ये दोबारा से पारित किया गया था। उसी साल मॉन्टगमेरी नामक स्थान पर रोजा पार्क्स नामक अश्वेत अमेरिकी महिला को बस में एक विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका में एक रूल था कि पहली 4 सीटें हैं जो गोरे लोगों के लिए और उनके पीछे का जो भाग है वो काले लोगों के लिए। उसमें भी एक रूल था कि अगर बाई चांस 5वीं सीट पे भी कोई गोरा आ गया है तो काले को उठ के और भी पीछे जाना पड़ेगा। इसका विरोध किसने किया? रोजा पार्क्स ने किया था। वो एक महिला थी, उसे जेल हुई। उसके बाद अश्वेतों ने वहां पे जबरदस्त आंदोलन किया, सार्वजनिक बसों को प्रतिबंधित किया गया और वहां पे टैक्सी वालों ने अपनी पर्सनल टैक्सियां लगाकर उनका बहिष्कार किया और ये फिर वहां की कोर्ट को आदेश पारित करना पड़ा कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी अश्वेतों का आंदोलन जारी रहा,
क्योंकि उनको कुछ कानून देने के बावजूद भी एकदम तकनीकी तौर पर अश्वेत पूरी तरीके से उनको नागरिक अधिकार जो सिविल राइट्स हैं वो 1965 में मिलते हैं, जब मार्टिन लूथर जूनियर किंग जो है वो इस आंदोलन के प्रणेता बनते हैं और 35 वर्ष की न्यून आयु में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है इस कार्य के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज गन डाउन। 68 में अप्रैल माह में कोई डेट है, वहां पे उनका मर्डर कर दिया जाता है। अब्राहम लिंकन का भी मर्डर हुआ था, मार्टिन लूथर जूनियर किंग का भी मर्डर हुआ था। दोनों ने जो अश्वेत थे, एक ने दास के लिए अब्राहम लिंकन ने, और इन्होंने अश्वेत के लिए वो कार्य किया था। तो आप देखिए 65 तक अमेरिका में एकदम श्यापा चल रहा था मामला, और उसी का परिणाम था कि बराक ओबामा 2009 से लेकर 17 तक 2 टर्म में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते, जो पहला अश्वेत था। तो आप ये देखो 2009 में उनका पहला शीर्ष जो नागरिक है, पहला व्यक्ति, संसार का ताकतवर व्यक्ति अश्वेत अमेरिका में बनता है। तो हम बहुत पीछे नहीं है। हाँ, बस हम देखा जाए तो आगे भी है। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें हमने इन सब चीजों को अपेंडेड कर दिया था। तो प्रॉब्लम सब जगह है। हमें खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सीख लेनी चाहिए बड़े लोगों से, उन्होंने जो काम किया उससे, कि हाँ यार वो काम आउटस्टैंडिंग था। और उनकी बातों को, खासतौर से जो लड़कियां बैठी हैं, इनके लिए तो अम्बेडकर साहब को धन्यवाद देना चाहिए। हिंदू कोड बिल 1951 में विवाह की स्वतंत्रता, तलाक का अधिकार, पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार, ये 3 प्रोविजन के साथ में हिंदू कोड बिल अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। इस कारण से अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। आप लोगों के लिए महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की उन्होंने वकालत की थी। देवदासी प्रथा प्रतिबंधित करने की बात भी उन्होंने कही थी, और उन्होंने ये कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा पुरुष प्रधान समाज में तुम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हो। तो लड़कियों के लिए जो काम किया, आज यूसीसी वगैरह जो भी आप देखते हो, समान नागरिक संहिता वाले, ये सब अंबेडकर ने बीज रूप में कभी जिए थे। उनका बीजारोपण उन्होंने अपने उस कार्य में किया था। और सबसे बड़ी बात उनकी जो थी वो ये थी, वो जिस समाज, जिस तबके से थे, उससे वो अंतिम समय तक प्यार भी करते थे और उसके उद्धार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ताकि उन जैसी परिस्थितियां कोई और ना देख सके। इसका भी उन्होंने इंतजामात संवैधानिक और कानूनी तौर पर किया था। आजकल क्या होता है, लोग जिस समाज तबके से रहते हैं वहां से कुछ ज्ञान हासिल कर करा के सबसे पहले अपने समाज और घर को ही छोड़ के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अब उस तबके से नहीं है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है ये बताते हुए कि मैं एक दलित परिवार में हूं या गरीब परिवार में हूं। ये बहुत ही दुखद बात है। तो ये भी अम्बेडकर से सीखने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा कहीं भी पोचा प्रदर्शन नहीं किया था, ना वो स्वार्थी थे। अगर वो चाहते तो जो व्यक्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में जिनका स्टेचू लगा हुआ है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की लाइब्रेरी में अकेले स्टेचू अम्बेडकर का लगा हुआ है, जो व्यक्ति लगभग रिकॉर्डेड, ऐसा माना जाता है कि 8 बड़ी डिग्रियों के साथ कुल छोटी मोटी सारी डिग्रियां अगर तालीम में कंसिडर की जाए तो उनकी संख्या 26 से 28 से 32 के बीच में है। इतनी बड़ी 9 भाषाओं का जानकार था, 9 भाषाएं उन्हें आती थी, जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी सहित बाकी सब 9 भाषाओं के वो जानकार थे। उनकी लाइब्रेरी में इनसाइड एशिया के एक लेखक हैं जॉन गुंटर, वो बताते हैं कि 1938 में जब मैं गया था तो उनकी लाइब्रेरी में लगभग 8000 पुस्तकों का स्टोर था, जो उनकी मृत्यु के समय जो राजगृह उनका घर है दादर बंबई में, वहां पे लगभग 50,000 के करीब पुस्तकों का स्टोर था, जो किसी व्यक्ति के पास निजी तौर पर पुस्तकालय में इतना बड़ा संग्रहण उन्हीं के पास था। तत्कालीन विश्व में शायद किसी के पास इतना नहीं था। तो इतने एजुकेटेड व्यक्ति हमारे भारत के लिए गौरव का विषय रहा। ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका जीवन हमारे लिए ज्यादा नहीं बचा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी उम्र में नहीं बल्कि छोटी उम्र में ही गए थे। जो देखा जाए तो राजनेताओं की या
जो भी थिंकर्स होते हैं उनकी उम्र अच्छी होती है, लेकिन वो इस मामले में, वरना उनके और भी विचार आते हैं, और भी बुक्स आती, और DSc, DLIT, PhD, BA, MA, MSc, LLD जैसी डिग्रियां उनके पास में थी जो किसी व्यक्ति के पास उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नोबडी वाज लाइक अंबेडकर, कोई भी नहीं था उनके जैसा। तो और बहुत नजदीक से उसने अपने समाज की उपेक्षा और अपने प्रारंभिक जीवन में जो जिल्लत उठाई थी उसकी शिकायत उसने कभी नहीं की। स्कूलिंग में उसकी माता भीमाबाई ने उन्हें बताया था कि तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है और तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन बेटा अगर स्कूल छोड़ दी है तो कोई रास्ता नहीं बचेगा जिससे तुम परिवर्तन कर सको, समाज का भला कर सको। दिस इज द बेस्ट वे टू अचीव हाईएस्ट अचीवमेंट फॉर यू। कितना टाट पट्टी घर से लेके आता था, आज तुम शिकायत करते हो, तुम्हारे बैग यहाँ पे रखे होते हैं, पानी की बोतल लेके आते हो, उन्हें घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, पानी की नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था। चपरासी आता था तो पानी पीते थे, उसमें ये होता था कि नो पियोन नो वाटर। अगर चपरासी नहीं तो पूरे दिन प्यास में रहना है, उसको खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता था। इसके बावजूद एक घटना भी बताते, नाई बाल नहीं काटते थे, धोबी कपड़े नहीं धोते थे। 1901 की कोरेगांव की घटना बताते हैं कि जब वो सतारा से कोरेगांव जा रहे थे तो उनके फादर के साथ में मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो बता नहीं पाए कि हम कोरेगांव आ रहे सतारा से, तो अपने भाई बहनों के साथ में वो स्टेशन पे खड़े रहे कि उनके पिताजी आएंगे, क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया था कि जब भी आओ मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको मिल जाऊंगा या चपड़ासी को भेज दूंगा। क्योंकि इनके पिता भी अच्छी पोस्ट पे थे, सूबेदार थे सेना में, रिटायर होने के बाद में खजांची के काम पे काम कर रहे थे, तो अच्छी रेपुटेटेड फैमिली थी उस समय। महार जो निम्न जातीय परिवार माना जाता था, उसमें उनका ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अच्छे नौकर के रूप में दबदबा था। तो महार जाति के होने के कारण इनको उपेक्षा मिली, और शायद अपनी जाति में इतने एजुकेटेड व्यक्ति यही थे। और उस समय अपनी में नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं भारत में, क्या विश्व में शायद इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस समय जिसके पास में इतना डिसिप्लिन हो, इतनी डिग्रियां हो, इतना एक्सपीरियंस हो। तो कोरेगांव के स्टेशन से किसी व्यक्ति ने अंबेडकर और उसके भाई बहनों के लिए तांगे की व्यवस्था नहीं की, ये जानने के बाद कि वो महार जाति के अछूत हैं। आप अंदाजा लगाओ कि ऐसी परिस्थिति में बच्चा, तुम लोग तो छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत करते हो कि सीट नहीं मिली, हमारे यहाँ पानी नहीं है, कूलर चला दो, गर्मी लग रही है। अंबेडकर को देखो, इसलिए वो अंबेडकर है। तो वो कोरेगांव जब गए ना, तो तांगा उन्होंने खुद चलाया। एक शर्त रखी गई, तांगे वाला बोला कि अगर ये लोग बैठेंगे तो मैं अछूत हो जाऊंगा। तो उनको स्टेशन मास्टर ने एक आइडिया दिया कि आप ऐसा करो, वेटिंग फॉर ए वीजा, एक अंबेडकर की आत्मकथा है, वेटिंग फॉर ए वीजा, 1990 के अंदर पब्लिश हुई थी, 6 भागों में। ये सारी बातें वहां से बता रहा हूं मैं, जो खुद लिखी है उन्होंने। तो वहां से वो गए, तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि एक जुगाड़ हो सकता है कि तांगे वाला पैदल पैदल पीछे चल लेगा, तांगे में नहीं बैठेगा, और तुम सारे बच्चे इसमें बैठ जाओ ताकि ये अछूत होने से भी बच जाएगा। आप ये देखो, ऐसे लोग थे उस समय, ऐसी परिस्थितियां थी, तब जाके अंबेडकर, इनके बावजूद भी वो पढ़ने से दूर नहीं हुए थे। 1905 में छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई थी रमाबाई से, और बहुत ही खुली सी छत और बहुत ही गरीब परिवार के अंदर उनकी शादी हुई थी। कोई बहुत रेपुटेटेड नहीं थे वो भी। और माताजी उनकी 6 साल के थे तब उनका देहांत हो गया। महात्मा बुद्ध जो थे वो 7 दिन के थे तब उनका देहांत हुआ। कुछ महान लोगों में सिमिलरिटी भी होती है। इनका 6 साल में हुआ और उनकी माता का 7 दिन में हुआ। तो इनकी चाची ने पाला और उनकी मौसी ने पाला, बात एक ही है। 14वीं संतान अपने परिवार में, अंतिम। और यह भी जनसंख्या वृद्धि का भी एक उदाहरण है सटीक, कि जैसे जनसंख्या वृद्धि कई बार अच्छी भी होती है। अंबेडकर 7 भाई बहन जिंदा बचे थे, उनमें अंबेडकर और इनके 2 भाई और थे, 4 बहनें थी, टोटल 7 थे 14 में से। ये 14वीं और लास्ट थे। कितने बड़े आदमी बने। ऐसे महाराणा संगा भी अपने पिता की ज्येष्ठ संतान नहीं थे,
अगर वो भी नहीं पैदा होते तो महाराणा सांगा नहीं मिलते। इसलिए जनसंख्या वृद्धि का भारत की राजनीति या भारत की जियोपॉलिटिकल या सोशल स्टेटस में बड़ा योगदान रहा है। हम हर चीज को केवल एक पक्ष से नहीं देख सकते। उसके बाद अंबेडकर ने 1907 में बुद्ध चरित पढ़ा, जो मैट्रिक के साथ पढ़ा था इन्होंने। फिर देखो कोलंबिया गए और सयाजी राव गायकवाड़ ने इनको कोलंबिया के लिए स्कॉलरशिप दिया। वहां से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, जो हालांकि अवार्ड बाद में हुई थी 27 के आसपास। एमए वहां से किया इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमएससी किया। फिर डीएससी की डिग्री 1923 में ली। इतना सब लेने के बाद भी अंबेडकर 1917 में बड़ौदा महाराज के यहां पर जब नौकरी करने आते हैं तो उन्हें स्टेशन पे कोई रिसीव करने नहीं आता है। उनका ऑफिस में उनकी कुर्सी सेपरेट रखी जाती है। उनका चपड़ासी उनको फाइलें फेंक के देता है। उनका चपड़ासी उनको पानी दूर से पिलाता है। ये एक टॉप क्लास एजुकेटर की स्थिति थी, जो अमेरिका और लंदन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़कर वापिस लौटता है। आज लंदन और अमेरिका में पढ़ना तो दूर, जाके भी आ जाए ना तो 10 दिन सेल्फी लेते हुए लोग थकते नहीं है कि अमेरिका वाले के साथ सेल्फी, अमेरिका वाले के साथ सेल्फी। और वो उस समय मतलब इतने एजुकेटेड थे, फिर भी उनको इस कदर ये जिल्लत उठानी पड़ी थी। और वो समानता जो आज हम देख रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, ये सब अंबेडकर की वजह से है। आज जो आप ये लड़कियां पढ़ रही हैं, ये जो सोशल इक्वलिटी आपको जहां दिखाई दे रही है, वो उनकी वजह से। 21 घंटे पढ़ते थे वो। ये और बता दूं मैं, कोई ये बोलता है कि हमारी पढ़ाई नहीं होती है, तो पर डे 21 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति आज अगर उसको अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना था तो उन्हें 21 घंटे पढ़ना जरूरी था। इसलिए उन्होंने 21 घंटे पढ़ाई की थी। हाँ, अब ये देखो 21 मिनट में परेशान हो जाते हो तुम लोग, इसलिए अंबेडकर नहीं बन सकते हो आप। फिर जब वो वापस वहां से आते हैं, आप ये देखो, एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बता रहा हूं, जनरली आप नहीं पढ़ोगे ये सब चीजें, कि अंबेडकर को बड़ौदा में कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिली। ये पानी देना। और अंबेडकर कहां रहे? एक पारसी धर्मशाला में रहे। और उस पारसी धर्मशाला में जो केयर टेकर था ना, उसने अंबेडकर को पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? तो उसने कहा महार है। तो महार, ये तो अछूत जाति है। तो बोले भाई पारसी धर्म में तो छुआछूत है ही नहीं। तो बोले नहीं भाई, हम इतने मॉडर्न नहीं है, इंडिया में तो सब चलता है। तो फिर उसको ये कहा कि आप ऐसा करो, एक पारसी नाम से रहो। 11 दिन तक वो रहे। फिर वहां पारसी युवाओं को पता चला कि ये महार हैं, अछूत हैं, तो वो लाठी और बाटे वगैरह सब लेके आ गए उन्हें मारने के लिए। तब उन्हें टाइम दिया गया कि आज शाम तक ये खाली कर देना, अपनी व्यवस्था कर लेना। तब अंबेडकर अपने 2 साथियों को कॉल करते हैं, मतलब इतला करते हैं। उनमें एक थे भारतीय हिंदू जो फॉरेन से पढ़ के आए थे, एक थे ईसाई, वो भी फॉरेन से पढ़ के आए थे। हिंदू ने ये कहा कि यार मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे परिवार वाले और यहाँ पे काम करने वाले लोगों जो पता चलेगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे हमें। तो मना कर दिया उसने। फिर उसने सोचा यार ईसाई धर्म वाला तो आराम से ही कर देगा। तो ईसाई वाले ने कहा कि भाई मेरे पूर्वज हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, तो उनमें अभी भी हिंदुओं के संस्कार बचे हुए हैं। तब अंबेडकर उस दिन लिखते हैं कि जो अछूत हिंदू धर्म में है वह पारसी धर्म में भी है और वह ईसाई धर्म में भी है। इसके बाद एक और वो महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अछूत में जो उनके साथ में जो ट्रीट हुआ था, अछूत की घटना, कि वो दौलताबाद के किले जाते हैं। दौलताबाद देवगिरी पढ़ा होगा आपने, महाराष्ट्र में ही है। तो वहां पे एक पानी का हौद है, वहां पे अपने 5-6 दोस्तों के साथ निजी यात्रा पे जाते हैं। और जब वहां मुस्लिम युवकों को ये पता चलता है कि अंबेडकर और उनके साथी निम्न जाति के हैं, तो वो भी वही लाठी और भाटे लेकर आ जाते हैं तलवारों के साथ में कि मारेंगे आपको। जैसे तैसे करके बीच बचाव होता है। फिर अंबेडकर फिर लिखते हैं कि जो अछूत हिंदू धर्म में है वो पारसी में भी है, वो ईसाई में भी है, वो इस्लाम में भी है। तो आप ये देखो, जिस धर्म
केवल ये प्रॉब्लम हमारी नहीं थी, ये परिवेश की प्रॉब्लम थी। हम जहां रहते हैं वैसे ही दूसरे लोग भी होने लग जाते हैं। इतना होने के बाद 1920 में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने थे, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर थे, और सिडनेहम कॉलेज जो बहुत अच्छी कॉलेज थी, बॉम्बे की रेपुटेटेड कॉलेज थी, उस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। वहां भी उन्हें मटके, जिस मटके से उन्होंने पानी पिया उस मटके को तोड़ दिया गया था। एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक रेपुटेटेड पोस्ट उस समय की, एक फॉरेन विजिटर, एक फॉरेन में एडुकेटेड हुआ व्यक्ति इस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहा था। इसके अलावा चूंकि वो लॉ ग्रेजुएट भी थे, और लॉ ग्रेजुएट होने के कारण 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में वो लॉ के प्रोफेसर बने, और 35 से 38 तक वहीं पे वो प्रिंसिपल भी बने थे। और उसके बाद गांधी के साथ उसके जो संबंध है वो आप जनरली पढ़ते ही हो कि उन्होंने किस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की मांग की, पूना पैक्ट हुआ। भारतीय राजनीति में या भारतीय इतिहास में औपचारिक तौर पे 148 प्रांतीय सीटों के रिजर्वेशन के साथ आरक्षण की शुरुआत होती है। और 1935 में अंबेडकर 21 साल पहले जब उनका परिवर्तन हुआ था धर्म, वो कहते हैं कि मैं यवला नामक स्थान से, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बौद्ध बन जाऊंगा। लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई, और उन्होंने लास्टली 1942 से 1936 में उन्होंने एक पार्टी की स्थापना भी की थी, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। उसके माध्यम से उसके मेंबर के तौर पे गवर्नर जनरल या वायसराय की काउंसिल के मेंबर बने वो 1942 से 46 तक। वहां पे उन्होंने श्रमिकों के लिए जो काम किया, मिनिमम आवर्स कर दिए काम के 8 घंटे, ठीक है, और उनका वेज तय किया कि न्यूनतम इतना आपका वेतन होगा, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, दुर्घटना बीमा, बोनस, हड़ताल करने का अधिकार, जो आप पढ़ते हो ना, ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने बोम्बार्टमेंट किया था, सेंट्रल असेंबली में किया था ना, उसमें संशोधन करवाया। क्योंकि उस बिल में तो यह था कि मालिकों का पक्ष लेगी गवर्नमेंट और मजदूरों को क्रैश कर देगी, लेकिन अंबेडकर ने सरकार के ऊपर जोर डलवा के मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार दिलवाया था, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार दिलवाया, बीमा का अधिकार दिलवाया, बोनस दिलवाया, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर जो है महिला सुरक्षा, प्रजनन या प्रसूति अवकाश भी उनको दिलवाए। तो इतना काम उन्होंने लेबर्स के लिए किया। महिलाओं का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनटचेबल क्लास के लिए जो उन्होंने किया वो सबको पता है। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करके बहुत सारे स्कूल और पुस्तकालय खुलवाए ताकि लोग पढ़ें। 1928 में महाड़ सत्याग्रह किया, जो पानी के तालाब, जो चौधर तालाब था, वहां पे लोगों को पानी नहीं भरने दिया था अछूतों को, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। 1929 में पार्वती मंदिर सत्याग्रह, जिसमें मंदिर एंट्री के लिए किया था। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर जो है वहां पर सत्याग्रह करवाया। हालांकि ये दोनों मंदिर सत्याग्रह सफल नहीं हुए, लेकिन दलितों को ये सब जानने में और साहस उन्होंने भर दिया कि आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं और उनके खिलाफ आपको उठ खड़ा होना चाहिए। 1930 से लेकर 32 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काम किया, और उसके बाद गांधी के साथ उनके तल्ख रिश्ते रहे। इसको लेकर गांधी को उन्होंने कहा कि शूद्र सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, उन्हें एक षड्यंत्र के तहत अलग कर दिया गया है और धार्मिक संस्कारों से वंचित कर दिया गया है, और मंदिर इत्यादि के ऊपर योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए, जाति और जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम ले लो, पुरोहित का एग्जाम करवाओ, जो एग्जाम में क्वालिफाइड होगा वही पूजा करेगा, क्योंकि ये धर्म का मामला है। धर्म से अगर अधर्म हो तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन लास्ट में उन्हें लग गया था कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें व्यक्ति से ज्यादा पशु को अच्छा माना जाता है। एक व्यक्ति पशु का स्पर्श कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्पर्श नहीं कर सकता। मुझे ऐसे धर्म में रहने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा बोलते हुए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपना धर्म परिवर्तित कर ली। 1954 में उन्हें नेपाल ने बोधिसत्व की उपाधि दी थी। मैंने आपको बताया बोधिसत्व क्या होता है। वह महामानव जो
अपना मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व दूसरों का मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। वो ज्ञानी होता है, वो अरहत होता है जो दूसरों को उस मार्ग पर प्रशस्त करता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने 35 साल से 80 साल की आयु के बीच में जो कार्य किया वो बोधिसत्व था। तो इन्हें बोधिसत्व की जिंदा रहते हुए उपाधि मिली थी। नोबेल पुरस्कार भी इनको 1990 में मिला था ना। हाँ, तो कहने का मतलब अंबेडकर वाज एन इंस्टीट्यूट, एक संस्था थे वो, और उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रारूप समिति के अध्यक्ष 7 सदस्यों में कुछ लोग आए नहीं, कुछ विदेश में रहे, कुछ गायब हो गए, अकेले व्यक्ति ने ड्राफ्टिंग कमेटी को डील किया था। तो हम किसी भी महापुरुष की जीवनी या उसका जन्म दिवस या पुण्य तिथि इसलिए नहीं मनाते हैं कि हमें फूल मालाएं चढ़ानी है। अंबेडकर साहब खुद बोलते थे कि भगवान बनाने, व्यक्ति को भगवान बनाने या उसका जन्म दिवस वगैरह मनाना ये नाटक है। सब जो कार्य हमने किए हैं उनको आगे बढ़ाना आपका काम है। तो समाज को उन्होंने जो दिया, उसी समाज को का दायित्व ये है कि उन्होंने वास्तव में क्या किया था, कौन सी परिस्थितियों में जो काम किया, वो परिस्थितियां आपके चारों ओर किसी भी रूप में आ सकती हैं। वो असमानताएं घर में भी होती हैं। जैसे कोई किसी को काम बताता है, 2 बच्चे होते हैं, एक को काम बता देते हैं, तो असमानता किसी को पसंद नहीं है। एक बच्चा दूसरे बोल देगा कि साहब इसको तो काम बता दिया मम्मी आपने, मैं ज्यादा बता दिया, कम बता दिया, मेरे को ज्यादा बता दिया, मैं तो नहीं करूंगी। तो आपको अगर एक सवाल पूछा जाए कि अंबेडकर ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में से किस पे जोर दिया, समानता पे दिया था। हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें समानता के अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का बाद में है। फ्रांस की क्रांति का जो मोस्ट रेप्यूटेटेड स्लोगन है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अंबेडकर को प्रिय था। यह बात तो नेपोलियन को भी प्रिय थी। उन्होंने समानता का ख्याल रखा, बंधुत्व का दुरुपयोग किया, स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, लेकिन समानता को मेंटेन रखा। रॉबेस्पियर ने भी समानता को मेंटेन रखा था। तो मतलब कहने का है, समानता सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए वो सामाजिक समानता, न्यायिक समानता, आर्थिक समानता, इन सब के खिलाफ हमेशा पूंजीवाद के खिलाफ लड़े, और कोई भी ऐसी एक्सप्लॉइटर एक्टिविटीज थी उन सब के खिलाफ भी वो लड़े थे। इसलिए कोई फॉर्मल बातें न होके मैंने आपको बताया कि दुनिया में अब्राहम लिंकन, दुनिया में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, हमारे यहाँ पे अंबेडकर साहब, उससे पहले ज्योतिबा फूले, उससे पहले कबीरदास, गुरु नानक, ये सारे लोग जो हैं वो हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी की सर्विस की थी। महात्मा बुद्ध से ये काम शुरू हुआ था, ये आके खत्म होता है। समझ गए? इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मानद उपाधियां दी। तो कितना एजुकेटेड व्यक्ति, कितना सोशली अवेयर था, ये देखने वाली बात थी। तो 20 टॉपिक में ही कुछ हो गया, ये मेरी आदत रहती है हमेशा से ही, प्रॉब्लम है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो क्यों हमें अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, वो ये बात है। समझ गए? ओके।